हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो है, ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंप्लीट कराओगे, तो ठीक है, मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं शेड्यूल भेज दीजिए, तो शेड्यूल देखो बता दूंगा। और इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही होने वाला है, बस पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बस बचा है, ठीक है। और हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है और केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक। और पीरियोडिक टेबल हो ही चुका है इनऑर्गेनिक का, बस दो ही टॉपिक और बचे हैं, हमारा डी ब्लॉक और ए ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। तो दो तीन ही बचे हैं, ये हो जाएंगे 3-4 दिन में, ठीक। इसके बाद इनऑर्गेनिक शुरू होगा। और जब इनऑर्गेनिक मैं शुरू करूँगा तो मैं बता दूंगा कि पहले क्या पढ़ाऊँगा, उसका मैं एक बार शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक चीज़ तुम लोग को और बता दूं, कुछ दीदी भैया मान नहीं रहे हैं, ठीक। वो मतलब कभी बना रहे हैं 40 दिन में 0 से 500, ठीक। और कभी 30 दिन में बता रहे हैं, कभी उसका टाइम टेबल भेज रहे हैं, कभी 600 बता रहे हैं, ठीक। तो ऐसे दीदी भैया का रिलाई होने वाला है, ठीक। तो मैं बस यही बताने वाला हूँ कि तुम लोग दीदी भैया से बचो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। वो 20 टाइम टेबल तुमको देंगे, जब तक नीट आते आते रहेगा वो कहेंगे 1 हफ्ते में सेलेक्ट करा दूंगा, 10 दिन बचा रहेगा तब भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे दीदी भैया से बचो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो बस उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। द कंपाउंड इन विच लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। देखो जैसे जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गई, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम होंगे। और ये डायरेक्टली बाउंडेड होते हैं किससे, कार्बन से, ठीक है। और कार्बन से बाउंड होंगे तो कैसे बाउंड होते हैं, किस टाइप का बॉन्ड होता है उसको याद कर लेना। कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड होना चाहिए। देखो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे ये कैसे डायरेक्टली बाउंडेड होते हैं, विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो याद कर लेना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उन्हें बोलोगे जब कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का एलिमेंट जो है, ठीक है, वो, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव में सिर्फ यही नहीं आएगा, हमारा मैग्नीशियम भी आएंगे, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड एक एक ग्रुप के एलिमेंट भी आते हैं। तो वही बोला कि जब कभी भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का एलिमेंट कार्बन से डायरेक्टली बाउंडेड हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और वहाँ पे जो बॉन्डिंग होनी चाहिए या तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होनी चाहिए या तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से हैं, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड एंड सिग्मा पाई बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स डायरेक्ट ऐसे तुमसे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ कौन सा सिग्मा बॉन्डेड है, कौन सिग्मा पाई है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड है, कौन पाई बॉन्डेड है। तो इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि एग्जाम्पल तुमको नाम थोड़ा सा पता है ना, स्ट्रक्चर पता है तो बता ले जाओगे। कैसे, देखो जैसे मैं सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड का बोलूँ तो बोला कि सिग्मा जो बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो कौन बनाता है, ये बनाए जाते हैं बाई नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। ये मोस्टली कौन से होते हैं, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं। नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन कौन, जैसे हो गया, देखो हमारा मैग्नीशियम क्या है, एक नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट हो गया, एल्यूमिनियम क्या है, एक नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट हो गया, लेकिन टाइटेनियम एक तो है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कंपाउंड हमारा क्या है, जिगलर नाटक का कैटलिस्ट, इसमें एल्यूमिनियम है, ठीक है। और इसी तरह दो जिंक है, क्या ये ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट है कि नहीं है, ये नहीं है। कैडमियम नहीं है, लेड नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं जितने, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और लेड। अभी जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का तो है लेकिन ट्रांजिशनल सीरीज का एलिमेंट नहीं है, तो कौन है हमारा, जिंक हो गया। देखो जिंक, कैडमियम और लेड। तो वही कह रहा है कि ये जो बनाए जाते हैं नॉन ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये देखो बन ही गया, इतना तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सबका नाम याद कर लें, जैसे डाई एल्काइल, इसे क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल कैडमियम। इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा इथाइलेट। सॉरी यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक, यहाँ पे होना चाहिए था टेट्रा इथाइल लेड। तो पीबी देखो C2H5 का होल 4 है और पीबी यहाँ पे टेट्रा बोल रहे हैं और इथाइल है। देखो यहाँ पे टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 है और इथाइल ग्रुप है, तो टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया था, जब मैं ये पढ़ा रहा था रिएजेंट, तो वहाँ पे ये आया था, तो याद कर लेना, ठीक। आगे देखते हैं, ये हमारा डाई एल्काइल कैडमियम है, ये इसे बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसको भी जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा। ये सब कैसे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो कार्बन है ना वो डायरेक्टली बाउंडेड होता है, इसका जो जिंक मतलब सेंट्रल मेटल एटम से,
इन सब के जो कार्बन्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली बाउंडेड होते हैं विद द कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। हमारा यहाँ पे एक जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये कहाँ पे यूज होता था? पॉलीथीन वाले चैप्टर में। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो पाई बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो कौन बनाता है? ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट होते हैं। जनरली कौन होता है? ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट, जैसे प्लेटिनम हो गया हमारा, आयरन हो गए, यहाँ पे क्रोमियम हो गया, ये सब क्या है? ट्रांजिशनल सीरीज एलिमेंट हैं। तो जीसल साल्ट एग्जाम्पल याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है? KPtCl3 और C2H4 है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे n के पावर 2 लिखा गया है, ईटा के पावर 2। यहाँ पे 5 है यहाँ पे इसलिए n के पावर 5 लिखा गया है। यहाँ पे 6 है इसलिए यहाँ पे 6 है। नाम याद करना। फेरोसिन किससे बोलोगे? यहाँ पे Rn था और C5H5 है, ठीक है। और क्रोमोसिन इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्रोमियम है, या इसे बोलते हैं, देखो 2 बेंजीन है तो डाई बेंजीन क्रोमियम। और बताओ पहले ये C6H6 जो है और C5H5 कैसे डेंटेड लिगेंड है? मोनोडेंटेड है कि बाईडेंटेड है कि ट्राईडेंटेड लिगेंड है? तो हम लोग पढ़े थे ना ये कैसे डेंटेड लिगेंड होते हैं? ट्राईडेंटेड लिगेंड है। जबकि हमारा C2H4 कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये भी याद करते रहना। देखो चीज़ें जब थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे ना, यहाँ वहाँ से मतलब मिक्स करके एक बार सोचोगे तब चीज़ें तैयार होती हैं। सिर्फ जहाँ पे पढ़ रहे हो बस वहाँ पे तुम अगर कांस्टेंट हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भी लेके टहला करो कि ठीक है हम वहाँ पे क्या पढ़े थे। ये जब देखो ना तो चीज़ें तो सोचो कि अच्छा ये कहीं पे पढ़ा था क्या, वहाँ पे ये चीज़ क्या बता रहा था, तो चीज़ें याद होती हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड हम लोग किसे बोलेंगे? पाई बॉन्डेड किसे बोलेंगे? देखो ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जो एक हाथ से सिग्मा, जैसे ये लिगेंड से हम लोग मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्डेड तो होता है, लेकिन क्या करता है हमारा यहाँ पे मेटल जो होता है खुद एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। तो इसे यहाँ पे होता है एक बैक बॉन्डिंग होती है, इसे पाई टाइप का बॉन्ड बनता है यहाँ पे। तो ये बोला कि ये कैसे होते हैं? जितने भी मेटल के कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, याद कर लेना, ऑल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल जानते हो ना, जिसमें CO हो, ये हमारा मेटल हो गया, और कार्बोनिल मतलब क्या? CO। तो ऑल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं? सिग्मा पाई बॉन्डेड होते हैं, याद कर लेना। ये किस टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? सिग्मा पाई बॉन्डेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो कुछ नोट्स है कि मेटल कार्बोनेट, कोई मेटल है उसका कार्बोनेट हो, जैसे Na2CO3 हो गया, ठीक है, उसका कार्बाइड हो गया, सोडियम का कार्बाइड, कैल्शियम का कार्बाइड हो गया, उसका साइनाइड हो गया, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ना कैसे हो जाती है? आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आया ना? ये डायरेक्ट, इसके कार्बन तो डायरेक्ट बॉन्डेड तो हैं, लेकिन जो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है ना वो बॉन्डिंग कैसी है? आयनिक बॉन्डिंग है। इसलिए अगर कोई पूछे बताओ बी है और OCH3 का होल थ्राइस है, ये बताओ कैसा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं है? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन डायरेक्टली बाउंडेड नहीं है। पहले ये ऑक्सीजन से बाउंड कर रहा है, देखो ये ऑक्सीजन से बाउंड किया फिर कार्बन से, तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखो कुछ 2017 में क्वेश्चन आया है, 2004 में आया है, 2003 में, 2001 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हमारा आ जाएगा आइसोमेरिज्म, उसके एप्लीकेशन, फिर हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक, ये पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आगे बढ़ते देखो, कह रहा कि एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन था? हम लोग पढ़े थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे पढ़े हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो हमारा यहाँ पे है, देखो इस टाइप के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना उसके चारों ऑप्शन हम लोग को देखना चाहिए। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया हमारा क्या? सिग्मा बॉन्डेड हो गया। जबकि फेरोसिन क्या हो गया हमारा? फेरोसिन हो गया ये पाई बॉन्डेड था। कोबाल्टासिन ये भी क्या हमारा? यही पाई बॉन्डेड होगा। जबकि ये भी सीन जिसमें आ रहा है सब क्या होंगे? पाई बॉन्डेड होंगे। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा पाई बॉन्डेड नहीं है? ये बताओ पाई बॉन्डेड है? हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो आंसर मार्क करते हुए चलते हैं। देखो इसका आंसर जो हो गया हमारा ए हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड, इसमें बताओ किसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है? मीन्स मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं, मीन्स कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें नहीं है? तो इसमें से कौन सा होगा हमारा? जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, एक बोरॉन टाइप का था, ऐसे ही ये एल्यूमिनियम टाइप का है। क्योंकि देखो जब एल्यूमिनियम होगा ना, एल्यूमिनियम यहाँ पे रहेगा और O फिर यहाँ पे C2H5, इस तरह का बॉन्डिंग होगा। 3 बॉन्डिंग ऐसे बना दो, तीनों O C2H5 एक जगह सॉल्व बन जाएगा। तो ये बाकी हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ये जीसल साल्ट हो गया, ये मेटल कार्बोनिल हो गया। तो तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बस पहला वाला नहीं है। क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा छूट गया, मैं भूल गया नंबरिंग करना, ठीक है, तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, किसमें सिग्मा और पाई बॉन्डेड है? तो हम लोग जानते हैं जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वही तो होते हैं। मेटल कार्बोनिल जो होते हैं
हमारे, तो मेटल कार्बोनिल कौन सा है, ये सी वाला है। ठीक, देखो बहुत इजी क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत इजी कल आएगा क्वेश्चन, और इसको तुम लोग कर ले जाओगे, बस इतना एग्जाम्पल कर लेना, बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अगर आ गया तो कर ले जाओगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो छोड़ना पड़ेगा। और बस 10 मिनट का ये टॉपिक है, 10 मिनट से भी कम का टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फार्मूला MCO का होल यक्स है, वेयर एम क्या है, मेटल है, एंड एक्स क्या है, 4 है, एंड बताना है कि मेटल इज बाउंडेड टू। तो मेटल देखो, मेटल कार्बोनिल है, ये कैसा कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल है, तो हम लोग जानते हैं मेटल कार्बोनिल किससे बाउंडेड रहते हैं, मेटल किससे बाउंडेड होगा, कार्बन से होगा ना, तो बस डी आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, वहाँ पे भी आएगा। ठीक, यहाँ पे भी आ रहा है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो हो थोड़ा सा डिफरेंट कर जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम ऐसे यहाँ पे भी है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 टाइप का पढ़ते हैं ना, यहाँ पे भी वैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप का, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, वो सब पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे हमको उस टाइप का नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, 4 टाइप का यहाँ पे है, चारों क्या है, एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो बहुत डीप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है कि हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनिक की बात करें चाहे इनऑर्गेनिक की। देखो पहले क्वेश्चन जब पुराने थे, ठीक है, जब CPMT हुआ करता था और पुराना एम्स हुआ करता था, तब क्वेश्चन आता था कि बताओ कितना टाइप का आइसोमेर बनेगा, नंबर पूछता था। अब क्वेश्चन में इतना नंबर नहीं पूछता, ठीक है, इजिली आप पूछ लेगा कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है, बस हमको सरफेस से पढ़ना, NCERT बेस्ड पढ़नी है, ठीक है ना, बहुत गहराई में जाके नहीं पढ़ना है। तो देखो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होते हैं, जबकि स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म होगा वो 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि 4 टाइप का होता है। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एक काउंटर आयन होंगे, हमेशा देख लेना, जब कभी भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें काउंटर आयन होते हैं, मीन्स बाहर के साइड में, जो इस ब्रैकेट के बाहर होते हैं उन्हें काउंटर आयन बोलते हैं। तो उसमें बोला कि काउंटर आयन जो होते हैं वो लिगेंड की तरह कभी काम करते हैं, कभी लिगेंड काउंटर आयन की तरह, मीन्स लिगेंड एज काउंटर आयन एंड काउंटर एज लिगेंड आयन, मीन्स एक्सचेंज होते रहते हैं लिगेंड से। लिगेंड कौन होते हैं, जो अंदर होते हैं, लिगेंड की तरह से काम करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जितना भी ब्रैकेट के अंदर हम सब क्या है, लिगेंड है। तो कभी हमारा काउंटर आयन लिगेंड की तरह से काम कर रहा है, कभी लिगेंड काउंटर आयन की तरह से काम करता है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पे वाटर होना चाहिए, कोई सॉल्वेंट होनी चाहिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेट स्फीयर आर डिफरेंट। समझ लो, देखो इसमें कितना है, पानी का मॉलिक्यूल 6 है, जबकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये नंबर जो है चेंज होता रहता है, यहाँ पे 3 नहीं करोगे, 3 करके ये न्यूट्रल हो जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए इसके टोटल 3 ही हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बन रहे हैं, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा इनसाइड और आउटसाइड जो होंगे वो डिफरेंट होते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म याद कर लेना, लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी होगा जब एम्फीडेंटेड लिगेंड हो। हम लोग लिगेंड पढ़ रहे थे ना, लिगेंड की टाइप, तो वहाँ से याद कर लेना एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है, CN जो होगा हमारा, CN क्या है, एक एम्फीडेंटेड लिगेंड है। एम्फीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या, उसके 2 डोनर साइट होते हैं, कभी यहाँ पे कार्बन एक्ट करेगा तो कभी नाइट्रोजन डोनर की साइड का एक्ट करेगा, ठीक है। एम्फीडेंटेड लिगेंड याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक, ठीक। तो लिखो, बोला है कि एक्सिबिट व्हेन एम्फीडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या हो, एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा देखो ये क्या है, एक एम्फीडेंटेड लिगेंड है, तो कैसा मतलब आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगा, जब 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो। देखो लिखा है कि ये कब होगा, जब एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। देखो ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स जो हो गया कैसा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इतना एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और एक कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा कैसा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तभी होता है जब 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक कैटायनिक और एक एनायनिक होता है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब हमको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये दोनों जो आइसोमेरिज्म है हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जो इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ पढ़ेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसमें पढ़ेंगे, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 आएगा और 4 आएगा, बस उसी में हम लोग पढ़ेंगे। 3, 2, 4, 3, 2 के लिए 5 के लिए सबका हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जैसे यदि कोई हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है उसका हम लोग पढ़ेंगे, और जिसका 6 आएगा। जैसे हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है हम लोग जानते हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है, या तो DsP2 हो सकता है या sp3 हो सकता है ना। तो जब हाइब्रिडेशन DsP2 होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, और जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो याद कर लेना, जब DsP2 जिसकी हाइब्रिडेशन होगी, जब हाइब्रिडेशन DsP2 है तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई है। एक कंडीशन हो सकता है जब चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, मीन्स हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है एक कायरल की तरह से बिहेव करता है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, कायरल सेंटर क्या होते हैं, मीन्स जब चारों फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट होते हैं कार्बन के। तो बोला कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ द कोऑर्डिनेट लिगेंड्स हैविंग कायरल सेंटर। ठीक है, जब कायरल हो मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मीन्स मान लो यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा और चारों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे यहाँ पे जो लगा रहेगा लिगेंड वो डिफरेंट टाइप का, कोई ए हो, कोई बी हो, कोई सी हो, कोई डी हो, तब वो कंडीशन होता है कि वो शो कर जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन कब? जब वो DsP2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा हो। ठीक है, और sp3 शो करेगा तो होगा ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो याद कर लेना कि DsP2 वाले जो होते हैं हाइब्रिडेशन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, केवल एक कंडीशन है जब चारों वैलेंसी डिफरेंट, चारों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं डिफरेंट हो। इसी तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो GI शो कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो GI शो करते हैं, कब? जब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हाइब्रिडेशन क्या हो, DsP2। देखो ये हमारा जो A2B2 टाइप का होगा ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब कोई शो करता है तो एक सिस स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्रांस बनता है, ये भी हमारा शो करेगा, ये भी हमारा शो करेगा। इसमें सिस 2 बनते हैं और एक ट्रांस बनता है, इसका एग्जाम्पल पूछा भी गया है। इस टाइप का भी कंपाउंड शो करेगा और इस टाइप का भी। तो बोला है कि ये शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो अभी बोला था ना ये वाला कंपाउंड, इसमें 2 सिस होता है और एक ट्रांस होता है। ठीक है, देखो इस टाइप के कंपाउंड होंगे ना तो GI शो करेंगे, किसी के पास Ma3 हो या Ma4 आ जाए, याद कर लेना Ma3 Ma4 हो, वो कोई भी हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेगा। ठीक है ना तो GI शो करेगा ना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको याद कर लेना, किसी का अगर जो कंपोजिशन होगा Ma3 और Ma4 है ये कभी शो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे याद करते चलना, और ये याद तभी होगी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल की अगर हम लोग बात करें, टेट्राहेड्रल कब होगा? जब हाइब्रिडेशन कितना हो, sp3 होता है। जब हाइब्रिडेशन किसी की sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। और बोल रहा है कि जो टेट्राहेड्रल होगा ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा। देखो NCERT में लिखा है, यहाँ पे NCERT की एक लाइन थी, बोला है कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वही देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। having 2 different type of unidental ligand coordinate with the central metal atom ion। तो रीजन बता रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो रिलेटिव पोजीशन है ऑफ यूनिडेंटल लिगेंड की जो अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से वो कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। याद कर लेना कैसे हो जाते हैं, जो पोजीशन है सेंट्रल मेटल एटम से वो कैसे हो जाती है, सेम हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसीलिए शो नहीं करती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो तुम्हारे सेशन रीजन के टाइप के इस टाइम क्वेश्चन बन रहे तो एक लाइन बन सकता है। तो इसको याद कर लेना कि हमारा जो टेट्राहेड्रल होता है sp3 हाइब्रिडेशन वाला वो हमारा GI शो नहीं करता है क्योंकि उनकी जो लोकेशन होती है सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया आप NCERT कवर करा रहे हैं नहीं। देखो मैं NCERT उतना कवर करा रहा हूँ जितना मतलब इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खूब NCERT पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि NCERT पढ़ लोगे ठीक है उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जब तक थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट तुमको बताए ना। NCERT में उतना करा दे रहा हूँ कि जिससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक, उसका क्वेश्चन भी जो वहाँ पे दिया है MCQ टाइप के होते हैं क्वेश्चन में, उसको भी कवर करा रहा हूँ।
तो एनसीईआरटी देखो इस टाइम तो ना पढ़ो, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना ही कर लो, बहुत है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि तुम खुद से बहुत पहले पढ़ चुके हो, हाईलाइट की हो, तो उसको तुम खुद से देख सकते हो। यदि तुम खुद कभी पढ़े ही नहीं हो, पहली बार सोच रहे हो अब पढ़ने का, तो अब उतना टाइम नहीं रहेगा, खुद से तुम एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, चलो ये तो हमारे हो गए। अब 4 कोऑर्डिनेशन के हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसमें हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कह रहा है कि इफ 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, जैसे ए और बी, यदि 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे के 180 पे हो जाते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेंगे। याद कर लेना, ये 2 लिगेंड कभी भी एक दूसरे के 180 पे हो जाते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो देखो 3 तक तो शो कर जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पे एक 4 नंबर का आ जाए तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? सोचो यहाँ पे 3 है तो ये तो 180 तो नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर जाएगा। लेकिन एक और बढ़िया, जैसे MA4 MA3 टाइप का तो शो कर सकता है, ठीक, लेकिन MA4 टाइप का शो नहीं करेगा। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे एक पॉइंट और है कि इफ 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स आर 90 डिग्री ईच। देखो ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये इसकी डेंटिसिटी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे अगर हैं तो देन दे विल श्योरली ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर ये यहाँ पे होता है तो ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता था तो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बोलेंगे, कब ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दो ये फार्मूला है, एक मतलब फार्मूला क्या है, इसको याद कर लो। एग्जांपल इस टाइप का एग्जांपल तुमसे पूछा जाएगा कि कोई कंपाउंड है Ma3B3 टाइप का है, बताओ उसमें क्या पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सेम हो जा रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे देखो अभी यहाँ पे Ma3B3 टाइप का, देखो Ma3 है, यहाँ पे सब डिफरेंट हो गए हैं, तब जाके ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। GI तो शो ही कर रहा है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर जा रहा है। देखो ये GI शो कर रहा था और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर जा रहा है, जब ये सब पूरे डिफरेंट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं ये चार्ट एक तरह से दे दिया हूँ, इसको तुम बस ये याद कर लेना कि कौन से शो नहीं करते हैं, किस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा कंडीशन है। देखो ये 4 कंडीशंस हैं, Ma4 तो कभी नहीं शो करेगा, Ma3B3 वाला भी नहीं शो करेगा, Ma3B2 वाला भी शो नहीं करेगा, ये वाला शो कर जाएगा। तो 4 कंडीशन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, बाकी कंडीशंस हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये मत सोचना कि अब कैसे नहीं होता है, क्योंकि इतना समझाने का टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास और इतना समझने का टाइम है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं बोला था कि याद करते हुए चीज़ें चलो, और याद कर सकते हो कितना आसान है। Ma4 हो गया, Ma4 टाइप के जितने होंगे, Ma3 टाइप के भी जितने होंगे, यदि बाकी जो B वाला है सब डिफरेंट होना चाहिए, BCD होना चाहिए, तब वहाँ से शो करना शुरू होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। ठीक, तो देखो GI शो करा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करा। और ये क्या होते हैं, फेशियल होते हैं और मेरिडोनल। जो फेशियल होगा सिस होगा, मेरिडोनल ट्रांस होगा। अब देखो ये तो मैं बनाया था खुद से, जो एनसीईआरटी में दिया है एक बार आइसोमेरिज्म में, उसको जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ। देख लो, बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने आ रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पे बोला है कि देखो 4 और 6 वाले का हम लोग देख रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना, ये बताओ पहले ये कैसा है, प्लेटिनम है यहाँ पे, ये क्या है इसका हाइब्रिडेशन। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा कि dsp2 होगा, इसका हाइब्रिडेशन dsp2 होगा। अब जिसका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है वो बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था, ये केवल GI शो कर रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे बताया है कि ये क्या कर रहे हैं, GI शो कर रहे हैं तो सिस और ट्रांस। तो देखो हमारा प्लेटिनम NH3 का होल टाइप Cl2, ये सिस और ट्रांस ही शो करेगा, मीन्स सिर्फ GI शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। ठीक है ना, याद कर लेना। तो लिखा है देखो MH2L2 जो होते हैं ये यूनिडेंटल लिगेंड है, 2 लिगेंड्स हैं अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर एज सिस। देखो सिस और ट्रांस सिस शो करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 6 है तो देखो ये सिस और ट्रांस शो कर रहा है। ठीक है, Ma4 अभी हम लोग पढ़े थे ना 4 टाइप का, देखो यहाँ पे चारों सेम है, तो चारों जब सेम है तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पे एक टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसको बराबर 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं।
ठीक है। जब किसी को दो बराबर पार्ट में ऐसे यहाँ से दो बराबर पार्ट में देखो बट जा रहा है, जब ये दो बराबर पार्ट में बट जा रहे हैं मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी देखो दो बराबर पार्ट में बट जा रहे हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता था कि MA4 जो होते हैं MA4 टाइप के कभी भी ये वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये केवल GI शो करेंगे। याद कर लेना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आता है, पूछता है कि ये बताओ किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ऐसे यही एग्जाम्पल आएगा अभी देखना इस टाइप के एग्जाम्पल डायरेक्ट NCERT की पूछ ली है। तुम कुछ मत करना, NCERT की जो एग्जाम्पल्स हैं उसी को एक बार ढंग से पढ़ लेना, दिमाग में बैठा लेना, बस कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल है कि COCl2 और EN2 टाइप का, COCl2 और EN2, तो ये जो है क्या, अब इसका देखो बोला है कि दिस टाइप ऑफ मीन्स ये GI की बात करें, GI आइसोमेरिज्म आर आल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटल लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटल लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन इस तरह के फार्मूले में। देखो MX2 हो गया मतलब क्लोरीन हो गया, और Al2 मीन्स क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन है। तो कह रहा है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, GI शो कर रहे हैं। अब सोचो ये GI शो कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सिस वाला हमारा जो होता है, ये हमारा इनेंशियोमर शो कर जाता है, ठीक है ना। इसमें एक D बनता है, एक L बन जाता है, ठीक है, इसका मिरर इमेज बनता है, ठीक। और अभी जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे भी इस तरह से कुछ आएगा, तो इसको याद कर लेना। इसी तरीके से देखो ये अभी हम लोग पढ़े थे ना फेशियल और मेरिडोनल, MA3B3 टाइप का, देखो M हो गया A3B3 टाइप का, ये फेशियल होता है और मेरिडोनल होता है। इसको स्ट्रक्चर याद करना, फेशियल कब बोलेंगे, जब तीनों एक पास में एडजेसेंट में हो, जबकि यहाँ पे दो पास में एक दूर है, जिसे बोल दिए मेरिडोनल। फेशियल को हम लोग सिस बोलते थे, फेशियल को क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये सिस है, और मेरिडोनल को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोल देते थे, ठीक। इसको याद कर लेना कि MA3B3 टाइप के जो होते हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे एक तरह के फेशियल और मेरिडोनल एक तरह के ये GI शो कर रहे हैं। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े थे, ऐसे पूछता है कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। MA3B3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, COEN का होल थ्रायस है। तो याद कर लेना ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, एक डेक्स्ट्रो है, एक लेबियो है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को मिरर इमेज होते हैं और इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। सोचो ऐसे उठाओ, ऐसे ला के रख दो, तो कहाँ इम्पोज हो पा रहा है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर पड़ रहा है और ये दोनों इस सिंगल के ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं क्या होते हैं, आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सेम डिफिनेशन यही होता है इनेंशियोमर का, कि बोलोगे ऐसे दो कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन अगर ऐसे ला के उठा के डायरेक्ट ऐसे हम रखें एक दूसरे के ऊपर तो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। बोला है कि मॉलिक्यूल्स आर आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल, और फिर उन्हें बोल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। कायरल वही वो मॉलिक्यूल कायरल है। मॉलिक्यूल एक होता है कि मॉलिक्यूल का कायरल हो जाना, एक होता है कि सेंट्रल मेटल एटम या हमारा जो कार्बन होता है उसका कायरल हो जाना, दोनों अलग बात होती है। देखो बोला कि द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो, एक होता है हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते हैं और एक को बोलते हैं लेबियो, डिपेंडिंग अपॉन, और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के। यदि राइट साइड में, देखो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, यदि पोलराइजेशन जो है राइट साइड में हो रहा है तो हम लोग डी बोलेंगे, यदि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उसे यल बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद कर लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कॉमन होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे कॉमन होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्विंग, और कब होगा, जब डाइडेंटल लिगेंड हो, जब बाइडेंटल लिगेंड या डाइडेंटल लिगेंड होते हैं। तो जैसे एग्जांपल दे रहा है कि इन ए कोऑर्डिनेशन इन टाइटी द टाइप PTCl2EN2 ओनली द सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसमें देखो अभी यहाँ पे EN2 है तब भी शो कर रहा है, EN3 है तब भी शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो 2 और 3 वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और जबकि इसका जो सिस फॉर्म है, इसका सिस फॉर्म है वही हमारा जो है मीन्स एक देखो ये बनेगा PTCl2EN2, ये हमारा ट्रांस भी शो करता है, ट्रांस भी शो करता है, और मतलब ज्योमेट्रिकल ये GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो कर रहा है। अब जब GI शो कर रहा है, इसी में जो GI बन रहा है सिस और ट्रांस, तो सिस वाला ही है जो डेक्स्ट्रो और लेबियो शो कर रहा है। समझ में आया कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, देखो जैसे ये है
तो ये हमारा, मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई शो कर रहा है उसी में दो फॉर्म होते हैं ना, एक सिस एक ट्रांस, तो इसी का जो सिस वाला है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ FeNH3 का होल ट्वाइस एंड CN4 है। ये बताओ कि ये हमारा ऑप्टिकली कैसा होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहली बात तो शो नहीं करेगा क्योंकि ये 4 टाइप का है, तो ये जीआई शो करेगा। स्ट्रक्चर कैसा बना है ये बना लो, सिस और ट्रांसफार में, ठीक है। सिस क्या होते हैं, जब सेम साइड में कोई NC सेम साइड में हो गए, ठीक है, और ये वाले इतने और ये दोनों सेम साइड में हो गए। ऐसे यहाँ पे देखो अपोजिट साइड में हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अमोनिया अमोनिया क्या हो गए, अपोजिट साइड में हो गए हैं। ऐसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज व्हिच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, तो कौन वाला होता था जो कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, सिस की ट्रांस, सिस वाला होता था। अभी हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे देखो सिस वाला बोला है ना, ये कि कौन होता है, सिस आइसोमर जो होते हैं केवल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा आंसर बोलेंगे, सिस जो इंटाइटी है वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 इंटाइटीज आर रिप्रेजेंटेड एज सिस वाला, सिस जो होगा वही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो आउट ऑफ 2 सिस जो होता है इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का था। देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, और इन क्वेश्चन का देखो आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे आंसर दिया है, बोला है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमेरिज्म। देखो इनका स्ट्रक्चर का ड्रा भी करना है, तो ऐसे हम लोग बता लेते हैं कि पहले तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ये बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट हमको लगाना चाहिए था यहाँ पे। ये बताओ कैसा है, ये है हमारा उस टाइप का जैसे EN2 टाइप का था। देखो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव थे ना, अभी हम लोग पढ़े ना ऊपर, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव था मतलब ये जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा था और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है इसका जो सिस फॉर्म है यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फ्रॉम सिस से, सिस ही है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसका। इसी तरीके से ये वाला बताओ, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, देखो वही यहाँ पे दिया है सेम, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर, देखो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन एक्सिबिटेड, वही सेम दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देयर आर 10 पॉसिबल आइसोमर, सॉरी इसका बोला कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बताना है कि इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का तुम डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, 10 आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है। हिंट में लिखा है कि देयर आर ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें किस देखो हाँ ऐसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ इसमें किस किस टाइप के आइसोमर पॉसिबल होंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। तो बताओ इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसमें पहले तो हो सकता है हमारा, देखो MA5B है, MA5B है, तो इसमें बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, MA5B में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे GI पॉसिबल है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे दिया नहीं इस वाले में, ठीक। MA5B टाइप का याद कर लेना, MA5 है यहाँ पे, देखो मान लो कि ये M हो गया, ये 5 है हमारा, और ये क्या हो गया हमारा B हो गया, ठीक। तो इसमें हमारा क्या पॉसिबल हो रहा है, हमारा इसमें पॉसिबल हो रहा है GI, ठीक है। और आयोनाइजेशन मर क्यों पॉसिबल हो रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इसको हम लोग अंदर भेज सकते हैं और एक N2 को बाहर कर सकते हैं, NO3 को, यहाँ पे NO3 होना चाहिए था, NO2 कर दिया, तो एक NO3 अंदर जा सकता है और एक 3 बाहर आ सकता है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब अमोनिया से हम लोग एक्सचेंज कर सकते थे, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर भी पॉसिबल है। और लिंकेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे NO2 है, NO2 क्या है, एक एम्फीडेंटेड लिगेंड है, उसके वजह से है, ठीक। लास्ट है 4th नंबर का, बोला कि ये प्लेटिनम है, NH3 है और H2 और Cl2 है। तो देखो ये किस टाइप का होगा, A2BC टाइप का हो गया, A2BC टाइप का। तो इसमें बताना है कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो देखो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले ये बताओ कि ये कैसा है, D2sp3 टाइप का है, सॉरी D2sp है ना, तो D2sp वाले जो होते थे ये हमारा जो हाइब्रिडेशन इसका होगा, ये क्या हाइब्रिडेशन होगा इसका, तो सोचो। तो हाइब्रिडेशन अभी हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे था D2sp वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल नहीं शो करते हैं ना, वही आया यहाँ पे। तो ही बोला है कि ये क्या शो कर रहा है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस शो कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला है कि एविडेंस दीजिए कि ये जो कंपाउंड है ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या, कि यहाँ पे हम लोग एक बार क्लोरीन को बाहर ले गए हैं और SO को अंदर कर दिए, तो देखो ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। ये ऐसा कब होगा,
जब हम लोग कुछ कंपाउंड से रिएक्शन करा देते हैं, देखो कुछ कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये जो है बता रहा है कि एक बार क्लोरीन अंदर जा सकता है, एक बार यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिखना चाहिए था, ठीक, यहाँ पे क्लोरीन कर देना चाहिए था, ठीक। तो ये एक डिफरेंस बता रहा है कि ये कि इन इसके प्रेजेंस में एक प्रेसिपिटेट बनता है। याद कर लेना कि जो बेरियम है सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है और बेरियम बोरॉन के साथ नहीं बनाता है, ना क्लोरीन के साथ, BaCl2 BaBr नहीं बनाता, इसे देख लेना। और इसी तरह से सिल्वर जो है सल्फेट के साथ नहीं है, सिल्वर किसके साथ है, Br के साथ है या क्लोरीन के साथ है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके क्वेश्चन भी हम लोग बाद में करते हैं, पहले कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इधर आया नहीं है, एक बार आया था कुछ मतलब 2-3 साल पहले, तो ये अब इधर भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। मैं पूरे NCERT की लाइन ही उठाया हूँ, ठीक है, पूरी NCERT, और मुझे पूरी देखो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लग रही थी, ठीक है, कोई भी लाइन मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। कौन दे सकता है थ्योरेटिकल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला तो है नहीं, ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन ये थ्योरी वाली है और थ्योरी वाला कब कौन एग्जाम कहाँ पे क्या मूड बन जाए तो कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं पूरी लाइन लिया हूँ। देखो इसको पढ़ लेना खुद से, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ और इसे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिया हूँ इसको मैं करा दूंगा, ठीक। 3-4-5 क्वेश्चन है। दो बोला है कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वाइडली प्लांट एनिमल सब में होते हैं, प्लांट एनिमल में होते हैं, ठीक है, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। और देखो बोला कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका इन द एरिया। अगर कोई पूछे कि बताओ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किस किस एरिया में इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो केमिस्ट्री में है, मेटलर्जी में है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हमारे है, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, मीन्स 5 एरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें, इंडस्ट्री में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, मेडिसिन में हो गया और मेटलर्जी में हो गया, ठीक है, यही सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे भी। तो बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज इन मेनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस। जब हम लोग क्वालिटेटिव और मतलब जब हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए भी यूज करते हैं। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि फैमिलियर कलर रिएक्शंस, कुछ कलर रिएक्शन भी हम लोग जब कराते हैं तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और ये जो कलर प्रॉपर्टी आ रही है स्पेशली किसकी वजह से हो रही है, चिलेटिंग लिगेंड की वजह से हो रही है, ठीक है ना। फिर देखो बोला है कि फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एग्जाम्पल, जैसे बोल रहा है कि EDTA होते हैं, DMG होता है एंड अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल क्यूप्रॉन ETC हैं जो कलर की वजह से जाने जाते हैं। याद कर लेना कलर वाले कौन से हैं, EDTA है, DMG है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल और क्यूप्रॉन है। कह रहा है कि जो वाटर की हार्डनेस होती है, हम लोग पढ़ते थे ना जब हार्डवेयर पढ़ते थे वहाँ पे पानी आता था उसकी हार्डनेस, लेकिन वो तो हट गया। बोला कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाई, अगर कोई पूछे वाटर कितना हार्ड है उसको एस्टिमेट करते हैं किसके थ्रू, तो Na2 EDTA एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। फिर इधर है कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, ये कैसे होते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ, ED के साथ। याद कर लेना कैल्शियम और मैग्नीशियम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, याद करना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल नहीं। और अगर दोनों में हमको पता करना हो कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सोचो हम लोग पढ़े थे ना कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे, उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट से, कि उसका Kf की वैल्यू कितनी आ रही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kf। तो कैल्शियम का भी एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, मैग्नीशियम का, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। करेंगे सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल कंबाइन विथ साइनाइड। देखो साइनाइड के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है AuCN का होल ट्वाइस, इसी तरीके से। और एक्वस सॉल्यूशन में, याद कर लेना कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सिल्वर भी बनाता है, ठीक। सिमिलरली हम बोल रहा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कह रहे हैं कि यदि प्योरिफिकेशन करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उसको प्योरीफाई करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले उस कंपाउंड, इस एलिमेंट का, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो निकिल है, उसको प्योरीफाई करना है तो पहले उसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लो, फिर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिकम्पोज कर दो तो तुमको जो निकिल मिलेगा ना बहुत ही प्योर मिलेगा। तो देखो बोल रहा है कि एग्जाम्पल फॉर, पहले हम लोग निकिल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, फिर इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, हमको निकिल प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन देख लेना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये। आगे बढ़ते हैं,
बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ग्रेट इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम में। जैसे हम लोग जानते हैं जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, और हमारा साइनोकोबेलामाइन, साइनोकोबेलामाइन क्या हमारा विटामिन B12, विटामिन B12 क्या बोलते हैं, साइनोकोबेलामाइन। और ये तीनों क्या है, हीमोग्लोबिन, साइनोकोबेलामाइन और क्लोरोफिल क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा लिगेंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो गया, हीमोग्लोबिन में आयरन हो गया, और साइनोकोबेलामाइन में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बोल रहा है कि ये साइनोकोबेलामाइन क्या है, विटामिन B12 कैसा होता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। मीन्स अगर विटामिन B12 है तो ये एंटी परनीशियस एनीमिया है, मीन्स अगर इसकी कमी होती है तो परनीशियस एनीमिया हो गया, यदि ये प्रेजेंट है तो एनीमिया नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर है। फिर ये बोला है कि एमंग द अदर कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विथ कोऑर्डिनेट मेटल आयन, एंजाइम्स भी होते हैं, याद कर लेना, कुछ एंजाइम्स भी हैं। जैसे हम लोग जब वहाँ पे पढ़ते थे कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर बायोलॉजी में, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल, वहाँ पे आता था कुछ एंजाइम्स आते थे, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमारे क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसमें क्या होता था, जिंक होता था, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं तुमको बता दिया, बस याद कर लेना। कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होते हैं वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है। बोला है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट दो इन इंडस्ट्री, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैटालिस्ट की तरह से यूज किए जा रहे हैं, किसमें, इंडस्ट्री में। जैसे होता है एक कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका नाम है विलियमसन, देखो यहाँ पे लिखा है विलियमसन जो कैटालिस्ट है। और फार्मूला याद कर लेना, क्या होता है, PH3 मीन्स फिनाइल, देखो ट्राईफिनाइल फास्फोरस है ना, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन, और क्लोरीन है, यहाँ पे रुथनियम एलिमेंट है, याद कर लेना, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, रुथनियम। और ये क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन कराता है, किसकी, एल्कीन की कि एल्काइन की, एल्कीन की, मीन्स डबल बॉन्ड वाले की हाइड्रोजनेशन करा देगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आती है विद द सिल्वर एंड गोल्ड के थ्रू। और क्या बनाते हैं, AgCN का होल ट्वाइस पे माइनस है और AuCN का होल ट्वाइस है, ठीक है। देन फॉर्म ए सोल्यूशन टू फॉर्म सिंपल मेटल आयन, ठीक। अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन आ चुका, देखो क्वेश्चन मैं बगल में रखा हुआ हूँ। बोल रहा है कि क्वेश्चन एक टॉपिक है कि हमारा कि इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाई वॉशिंग विथ हाइपो सोल्यूशन विथ, कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी का फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हम लोग जब किसी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी निकालते हैं तो क्या होता है, एक फिल्म डेवलप हो जाती है, ठीक है। और उस फिल्म की हम लोग वॉशिंग करते हैं हाइपो सोल्यूशन से, और वो हाइपो सोल्यूशन क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है अनडिकम्पोज्ड AgBr को। AgBr जो होता है वो कभी टूटता नहीं है, लेकिन जब हाइपो सोल्यूशन डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, AgH2O3 में। सोचो AgBr ये टूट नहीं रहा था, लेकिन जब हम लोग एक हाइपो सोल्यूशन यहाँ पर डालते हैं तो इस कंपाउंड में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और वाइट हो जाता है। देयर इज हाँ, यहाँ पे भी लाइन है कि देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन यूज ऑफ चिलेट थेरेपी। इस प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग मेडिसिन में यूज कर रहे हैं क्या, चिलेट थेरेपी। मान लो किसी एलिमेंट का हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, निकालना है, मान लो उस एलिमेंट का टॉक्सिसिटी हो गया तो कैसे निकालेंगे शरीर से उस एलिमेंट को, तो चिलेशन करा देंगे, मतलब चिलेट थेरेपी देंगे। देखो लिखा है कि चिलेट थेरेपी का यूज करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए। जैसे सॉरी यहाँ पे दिया था आयरन और, कहाँ गया लाइन, तो लाइन मिल नहीं रही है यहाँ पे, हाँ, कॉपर एंड आयरन जो होते हैं अगर एक्सेस में हो गए तो बॉडी में से हम लोग निकालते हैं बाय चिलेट थेरेपी के थ्रू, ठीक है। और कौन सा लिगेंड यूज करते हैं, याद कर लेना, हम जो लिगेंड यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं, डी पेनिसिलिनामाइन एंड डेस्फेरोक्सिन बी, याद कर लेना। ये पूरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तुमको थ्योरी में पूछ सकता है। कॉपर और आयरन की टॉक्सिसिटी हुई है तो हम लोग बताओ कौन से चिलेटिंग लिगेंड लेंगे, तो डी पेनिसिलिनामाइन लेंगे एंड डेस्फेरोक्सामाइन बी लेंगे, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना करके उनको बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से हम लोग इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट का यूज करते हैं यदि किसी को टॉक्सिसिटी हो जाती है, किसकी, लेड की। जैसे बंदूक की गोली होती है ना, बंदूक की गोली है तो किसी को जब लग जाती है गोली बंदूक की तो उसमें लेड होता है बंदूक की गोली में, ठीक है, तो उसका पॉइजनिंग होता है, तो वहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं टेट्राइथाइल लेड, EDTA लेते हैं, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA लेते हैं, तो इससे पॉइजनिंग, लेड की पॉइजनिंग से बचा लेते हैं। इसी तरीके से बोला कि सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे
प्लेटिनम जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। प्लेटिनम बोल रहा है, प्लेटिनम नहीं बोल रहा है, प्लेटिनम, पीटी। प्लेटिनम जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर कैंसर की ग्रोथ हो रही है, मीन्स ट्यूमर सेल बन रहे हो, तो उसको इनहिबिट कर देता है। और वो कौन सा एग्जाम्पल है? सिस्प्लैटिन, याद कर लेना। ठीक, अब देखो हमारे सब हो चुके हैं थ्योरेटिकल। यहाँ पे कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं, मैं इसको कर लेता हूँ, ये भी हमारे तब टॉपिक खत्म हो जाएंगे। देखो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज टू बी एन एंटी कैंसर एजेंट। सोचो, एंटी कैंसर एजेंट के लिए अभी यहाँ पे बताया था हम लोग किसका यूज करते हैं? सिस्प्लैटिन का। तो सिस्प्लैटिन हमारा कौन सा है? ये सिस लिखा है ना, तो ये और ये हो सकता है, लेकिन फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ कि याद होना चाहिए। तो क्या है? PT(C2NH3) का होल ट्वाइस है। P2 देखो, PT है, Cl2 है और NH3 का होल ट्वाइस है। तो आंसर हमारा क्या कौन सा हो जाएगा? बी वाला। हो सकता हो यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पीछे तुमको दिखे ना मेरा फेस या तो क्वेश्चन, लेकिन बाद में मैं जब आगे पीछे करूँगा तो हो सकता हो दिख जाए। ठीक, आगे थोड़ा करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंसिडर टू बी ए एंटी कैंसर स्पीसीज। तो इसमें पहचानो एंटी कैंसर कौन था? सिस्प्लैटिन ही तो था। इसमें सिस कौन है? देखो ये सिस है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो हमारा कौन सा सिस वाला है? सिस्प्लैटिन सी वाला है। ठीक है, हमारा सिस्प्लैटिन सी वाला हो गया आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इन द सिल्वर प्लेटिंग कॉपर KAgCN2 इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ AgNO3 द रीजन इज क्या? डी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ Ag आयन एज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgCN2 आयन। ठीक है, लास्ट है हाइपो सोल्यूशन वाला, जो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, एक हाइपो सोल्यूशन का पढ़े हैं ना यहाँ पे, ये वाली पॉइंट। ठीक है, उसी के बारे में बोल रहा है। बोला है कि हाइपो सोल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो क्यों यूज करते थे? रिमूव अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड। जो AgBr है वो कैसा होता है? अनडिकम्पोज्ड होता है, टूटता नहीं है। उसी को डिकम्पोज करने के लिए हम लोग लेते हैं एक हाइपो सोल्यूशन यूज करते हैं और बना लेते हैं क्या? AgH2O3 का होल थ्राइस कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। कुछ एनसीईआरटी के MCQ टाइप के क्वेश्चन थे पीछे, मैं उसको ले आऊँ तो उसको कर लेता हूँ, फिर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा। देखो, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। बताओ इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयन बन सकते हैं? सोचो। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सही से एनसीईआरटी वाले लिखते नहीं है। ठीक, ये ऐसे बनाना चाहिए थे इनको। ठीक, तो सोचो एक आयन ये हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो 2 आयन यहाँ से, टोटल 3 आयन बनेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक, among the following ion which one has the highest मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। सोचो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? मीन्स म्यू की वैल्यू कब ज़्यादा होगी? यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जिंक है। जिंक में हम लोग जानते हैं कि क्या होगा? D10 होगा। जिंक कैसा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, मीन्स यस से तो 2 निकल गए और D10 में है, तो ये तो होगा नहीं। क्रोमियम चेक करते हैं, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 मीन्स 3D5 हो गया, 4S1 हो गया, एक यहाँ से निकल गया और 2 यहाँ से, तो इसके पास 3 बचे हैं, तो एक ही हो गया। और इसी तरह से Rn देखो हमारा कैसे है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका होता है 3D6 और 4S2, मीन्स यहाँ से निकल गया, इसके पास 4 है। तो हमारा आंसर कौन सा? सोचो कि जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही तो आंसर होगा हमारा दूसरा वाला हो गया। ठीक, क्वेश्चन है कि अमंगस्ट द, समझ में आ रहा होगा तो बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें पूछ रहा है कि अब लोग जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले चेक करते थे क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? इसका कितना है? +3, इसका कितना है? +3, इसका +3, इसका भी +3। फिर दूसरे नंबर पे चेक करते थे क्या? हम लोग चेक करते थे जेड इफेक्टिव। तो सब आयरन है तो सबकी जेड इफेक्टिव सेम, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तीसरी बात चेक करते थे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लेकिन यदि कहीं पे उन सब में चिलेशन हो जाता तो चिलेशन डोमिनेट करता था, बट किसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाता था? किस टाइप के लिगेंड के ऊपर? जो सिनर्जिक लिगेंड होते थे। तो सोचो इसमें कोई सिनर्जिक लिगेंड है? कोई नहीं है, तो चिलेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हमारा आंसर ये हो गया, ये डोमिनेट कर गया, तो थर्ड वाला होना चाहिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन। बट एक हमको करेक्ट ऑर्डर देना है कि किसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है ज़्यादा होगी। सोचो डेल्टा जो वैल्यू थी CFSC की जो वैल्यू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था डेल्टा बी के, मीन्स डेल्टा ये ज़्यादा तो ये कम, तो हमको डेल्टा बी ज़्यादा है पहले उसको चाहिए। एक करेक्ट लिखना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इनको।
तो देखो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। इसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। इसका कितना होगा, +2। इसका कितना होगा, +2। तुम लोग सोचते हो मैं कितना जल्दी जल्दी सब लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं। तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। शायद तुम लोग कर भी लेते होगे जितना मैं कराया हूँ उसके हिसाब से। देखो ऑक्सीडेशन सबका सेम है तो इससे हम लोग नहीं बता पाएंगे। दूसरा जाएंगे जेड इफेक्टिव, क्योंकि सब निकल ही हैं तो इससे भी नहीं बता पाएंगे। तीसरा कैसे हम चेक करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बताओ NO2 NH3 एंड H2O में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, NO2। तो NO2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर NH3 है, फिर H2O है। तो डेल्टा इन लोग का अगर मैं देखूँ, इसका जो डेल्टा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक। तो ये तो एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ये एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर हो गया। लेकिन यदि हमको वेवलेंथ का लिखना हो तो इधर से इधर जाके बढ़ेगा, समझ में आया। मीन्स ये हमको सीक्वेंस ऐसे लिखना चाहिए था। मीन्स इसका वेवलेंथ सबसे इसका मैक्सिमम होगा। अब देखो हमारे क्वेश्चंस हैं आइसोमेरिज्म के, इसको कर लेते हैं। तो फिर देखो 10-15 क्वेश्चंस हैं, इसको करने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ P ब्लॉक, और उसके बाद D ब्लॉक होगा और F ब्लॉक होगा, हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक शुरू होगा। और मैं एक लाइन बोल दूँ तुम लोग को, तुम लोग परेशान मत हो, ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ो। जितना मैं बस पढ़ा रहा हूँ उसको करते हुए जाओ, उसको तैयार करते हुए जाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम लोग बताया करो, प्रॉब्लम शायद बताते नहीं हो तुम लोग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, PDF वहीं पे मैं सेंड करता हूँ पूरा PDF। इसमें तुम्हारे PYQ पूरे हैं, ठीक, और NCERT है। देखो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इतना मतलब है, मोर देन एनफ है। देखो अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, एक शुरुआत कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि इससे तुम्हारे 150 के करीब आ जाएंगे, इससे तो कम नहीं आएंगे, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ। क्योंकि बस मैं भी इतनी ही चीज़ें किया हूँ, मैं जितना भी प्रिपरेशन किया हूँ बस इतना ही चीज़ें किया हूँ, मैं कोई बुक नहीं लगाया हूँ, ये सच है, ठीक। बहुत दीदी भैया इसमें बता रहे हैं तुमको, और इनकी तो अब एक रिलाई होने वाली है, तो पहले ही बता दिया हूँ। चलो शुरू करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं। बकवास नहीं करना है, टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है, कहीं पे। बस मुझे यही कहना है तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग को बस मुझे यही समझाना है कि टाइम बर्बाद मत करो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। देखो बोल रहा है कि यहाँ पे द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 एंड EN का होल ट्वाइस। तो बताओ इसमें किस टाइप का आइसोमरिज्म होगा। तो ये बताओ पहले कि ये किस टाइप का है। ये हमारा जो कंपाउंड है ये है M82 तो है, लेकिन ये किस टाइप का है, ये बाइडेंटल लिगेंड है। बाइडेंटल लिगेंड मीन्स क्या का होल ट्वाइस है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग जानते थे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो था NCERT में, देखो डायरेक्टली NCERT से मैं लेके आया हूँ, उसमें बता रहा था कि ये हमारे क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म शो किया जा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे दिया नहीं। देखो सोचो कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये नहीं शो करता। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग ऑप्शन से हटाते हैं, तो खुद सोचो कि ये कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जो कैटायन का होना चाहिए था, एक एनायन का। तो मान लो ये तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स ही दिया, सिर्फ एक ही दिया है, दो तो नहीं दिए हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि जो बाहर है वहाँ पे जो हमारा आउटर स्फीयर है उसके बाहर में तो कोई आयन होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया नहीं है। लिंकेज आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे लिगेंड है, एम्फीडेंटेड लिगेंड है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिया होता तो भी सही होता। क्यों? क्योंकि ये तो GI शो कर रहा है, जो इसका एक पार्ट है सिस वाला, ये सिस वाली जो पार्ट है, इसमें सिस कौन है, ये हमारा ट्रांस है और ये हमारा सिस है। जो सिस है ना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है, D और L भी शो कर जाता है। वही पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में बताओ कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। एक चीज़ याद कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इस टाइम, तो नंबर ना सोचना कि मैं नंबर देखूं। बस NCERT की जो क्वेश्चन है उसको तुम कर लोगे तो नंबर भी बता ले जाओगे, जितना क्वेश्चन इस टाइम बन रहा है, ठीक है। ये मत सोचा करो कि ये नंबर पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इजिली तुम कर ले जाओगे अगर नंबर पे पूछा गया तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन ही इसी तरीके से, यही वाला क्वेश्चन देखो, ये 18 में आया था, ये कब आया 15 में। अब यहाँ पे तुमसे नंबर पूछा है, तो नंबर कैसे बताओगे। सोचो कि पहले तो ये पता करो कि ये क्या क्या शो कर सकता है। ये हमारा GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बाकी तो शो नहीं करता, ये सब आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये GI अगर शो कर रहा है तो इसमें एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, सिस होगा, एक ट्रांस होगा। तो सिस वाला जो है D और L शो कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो हमारा आंसर कौन सा सही होना चाहिए। सोचो इसमें A था और इसमें हमारा 3 शो गए, तो B वाला हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, ये दिया है एंड कुछ इस तरीके दिया है। बोला है कि आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब बताओ ये जो
क्या है, एक कोऑर्डिनेशन, देखो एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये एनायनिक है, ये हमारा कैटायनिक है और ये एनायनिक है। देखो कब आया 2011 में। तो ये बताओ लिंकेज आइसोमर्जम शो करेगा। लिंकेज कैसे शो करता था, जब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते थे, मीन्स एक कैटायनिक होता था एक एनायनिक, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, लिंकेज कब शो करता था और ऑर्गेनाइजेशन कब शो करता था, कब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम शो करता और ज्योमेट्रिकल। लिंकेज कब शो करता था, लिंकेज जब शो करता था जब एम्फीडेंटेड लिगेंड होते थे। तो हमारा 61 का जो सही होना चाहिए वो कौन सा सही हो जाएगा, सी। 61 का कौन सा सही होगा, हमारा सी वाला हो जाएगा ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक और एनायनिक है। यहाँ पे देख लो एक बार डिफिनेशन तुम लोग, ठीक, यहाँ पे डिफिनेशन में दिखा दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम का क्या था, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम एक कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होने चाहिए थे। देखो यहाँ पे एक कैटायनिक हो गया एक एनायनिक हो गया, ठीक। तो इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम शो कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो गया, हमारा सी वाला हो जाएगा। सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो 62 नंबर का पूछा है कि ये बताओ कॉम्प्लेक्स विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। बताओ ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम है जीआई। तो अभी हम लोग पढ़े थे, एनसीईआरटी की लाइन थी, देखो एनसीईआरटी की लाइन थी कि यम ए, यहाँ पे यम ए है और ऐसे कर दो इसको, तो ए बी सी डी टाइप के, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या ए बी एक्सएल टाइप के होते हैं, तो उसके पास 2 सिस होता है और एक ट्रांस होते हैं। देखो 3 आइसोमर्स टोटल होते हैं जिसमें से 2 सिस होता है और एक ट्रांस होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो ए आंसर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी की देखो लाइन से ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन। ये बताओ कौन सा आइसोमर्जम शो करेगा, तुम खुद सोच के बताओ। ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या लिंकेज आइसोमर्जम शो करेगा, लिंकेज नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एम्फीडेंटेड लिगेंड नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम शो करेगा, नहीं करेगा, ऑर्डिनेशन नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला होगा ना। कह रहे ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, चाहे हमको कुछ आए चाहे ना आए, कुछ चीज़ें बस पता होनी चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट आइसोमर्जम। बताओ इसमें से कौन सा है जो आइसोमर्जम शो नहीं कर रहा है। ये आइसोमर्जम शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर्जम हम लोग जानते हैं। ये भी हमारा Ni4 है ना, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम शो कर जाएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्जम तो शो नहीं करेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम शो कर जाएगा। ये भी हमारा देखो, ये क्या है, DsP2 हाइब्रिडेशन है और इसका क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। तो ये हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा, ये आइसोमर्जम शो नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी भी टाइप का, जबकि हमारा शो कर जाएगा ये वाला, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2, तो ये GI शो करता है, जबकि ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। हम लोग पढ़े थे ना, जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है वो GI शो नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 65 नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्जम। इसमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमर्जम शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब सोचो ऑप्टिकल आइसोमर्जम के लिए क्या था, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर्जम शो नहीं करेगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ के आए थे, या M3B3 टाइप का जो था वो फेशियल और मेरिडोनल टाइप का शो कर रहा था। यहाँ पे देखो लिखा है फेशियल, और ये देखो एनसीईआरटी का ही है, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो जब कभी पढ़ना आइसोमर्जम और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ही पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं कितना टाइप का बनना है। देखो जैसे ये था, अभी मैं यहाँ पे तो तुमको दिखा दिया ये चीज़ें तुम्हारे संतुष्टि की वजह से। ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम बस गिन रहे हैं कितना बन रहा है, बस तुम इतना पढ़ लेना यहाँ तक कि कौन, यहाँ तक कर लेना कि कौन शो कर रहा है, बाकी शो नहीं कर रहे हैं, बस इतना तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। ज्ञान बटोरने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, ठीक। सिलेक्शन लेना है थोड़ा थोड़ा करके, बस किसी तरीके से तैयार करते जाओ और सेलेक्ट हो जाओ बस, और कॉलेज में आ जाओ, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक। ये वाला फेशियल और मेरिडोनल बाकी तो है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्जम शो करेगा, ये भी अभी लोग पढ़े हैं तो शो करता है, और ये भी शो करेगा। तो पूछा है कौन शो नहीं करेगा, तो पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स कौन शो करते हैं, मान लो सिस है और सिस में कौन, एक बार वही डी शो करेगा और उसका एल फॉर्म्स होगा, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये क्या हमारा, ये क्या शो कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम, En2 का होल ट्वाइस और Cl2। सोचो ये जो कॉम्प्लेक्स है 66 का बी नंबर का, 66 का जो बी नंबर का है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, ये सोचो कि सिस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम शो करेगा नहीं करेगा, ये हमारा GI शो करेगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये GI शो करेगा, अभी तो पढ़े आगे। देखो यहाँ पे
जो सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ के आए थे यहीं पे, यही वाला इसी टाइप का तो है, सेम वही है भी शायद, ठीक है, वही फार्मूला ही है। ठीक, तो सोचो GI शो कर रहा है ना, तो GI जो शो करता है तो उसका जो सिस फॉर्म होगा वो क्या शो करेगा, D और L। जो D और L होते हैं, D और L, ये D फॉर्म है और एक L फॉर्म है। ठीक है, देखो इसमें सिस और ट्रांस लिखा है ना, तो इसमें जो सिस वाला है ये हमारा सिस वाला फॉर्म है, ये हमारा जो फॉर्म है किसका है, सिस का है। तो जो सिस फॉर्म है ना, जो सिस फॉर्म है हमारा, यही शो करता है D और L फॉर्म। जब वो D और L फॉर्म शो कर रहा है मीन्स इनैंशियोमर शो कर रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक, 67 नंबर का अगर हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन है कि CONH3 का होल 4 और NO2 और Cl है। पूछ रहा है कि बताओ कि किस किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बताओ ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज शो कर सकता है क्योंकि क्या है, ये एम्फीडेंटल लिगेंड है, ये भी लिंकेज दिया है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, तो लिंकेज तो हो गया। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिया है, क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, हाँ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल पहले तो देखो इसमें आयोनाइजेशन दिया है, इसमें भी आयोनाइजेशन दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये वाला आयोनाइजेशन नहीं दिया है तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे Cl अंदर जा सकता है और NO2 बाहर आ सकता है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, पहला वाला और ये दो। अब B और C में मीन्स ये लिंकेज शो कर रहा है, ठीक है, और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं ये दोनों। अब ये बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम लोग पढ़े थे MA4, M हो गया A4 टाइप का जो है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला। ठीक है ना, तो B वाला भी नहीं होगा। 68 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताओ इसमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ये C वाला होना चाहिए, C वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसी के तो हम लोग इनैंशियोमर्स पढ़ते हैं, D और L फॉर्म पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, C। ठीक, देखो मैं तुम लोग को दिखा दूं, यही है सेम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है NCERT का, देखो कितनी बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, PYQ तुम लोग अच्छे से तैयार कर लो तो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, PYQ तैयार कर लो बस, और NCERT थोड़ा सा पढ़ लो जो उसमें दिया गया है, बाकी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट तो है ही ना। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई किया हूँ सिर्फ PYQ पे पढ़ा हूँ, और मेरा जो कॉन्सेप्ट की नोट्स थी बस उसको मैं तैयार किया हूँ। बहुत ज़्यादा बुक नहीं लगाया हूँ, मीन्स एक भी बुक नहीं लगाया हूँ, सिर्फ PYQ में लगाया हूँ। तो तुम लोग भी बस PYQ पे ही फोकस करो, जो दीदी भैया बता रहे हैं इस टाइप की बुक लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ नहीं, सिर्फ एक कोचिंग को अच्छे से फॉलो कर लो, कोई एक कोचिंग हो जो NCERT बेस्ड तुम्हारी टेस्ट ले रही हो। ठीक है, बस उसको करो, उतना ही करना है। ठीक है, फर्जी कुछ नहीं करना है। विच आर द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। इसमें बताना है किसके पास मैक्सिमम नंबर आइसोमर होंगे। सोचो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक, इसमें किस टाइप का आइसोमरिज्म हो सकता है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी नहीं। इसमें देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इस वाले में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक है ना, इसमें स्टीरियो भी पॉसिबल है और स्ट्रक्चरल भी पॉसिबल है, जबकि इन सब में सिर्फ स्टीरियो आइसोमरिज्म ही पॉसिबल है, स्टीरियो टाइप का ही। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो डी होगा। 71 का देख लेते हैं, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताना है। कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताओ कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे इस कॉम्प्लेक्स में। तो बताओ कि ये हमारा किस टाइप का है, फेशियल और मेरिडोनल, मीन्स ये A3B3 टाइप का है ना। देखो A3B3 टाइप का है, तो सिर्फ फेशियल और मेरिडोनल ही होते तो हमारा आंसर जो होना चाहिए सी हो जाना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 72, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द, इसके लिए बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। तो ये किस टाइप का है, MA2B2 टाइप का। देखो MA2B2 टाइप का, तो एक सिस बनता है एक ट्रांस बनता है, तो 72 का दूसरा वाला सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या आता है कि हम लोग 2 बोल दिए ना आंसर में, कभी गलत कैसे होता है हमारा क्वेश्चन, हमको आंसर पता चल गया कि 2 है, ठीक, लेकिन हम मार्क आते हैं क्या, बी। ठीक है, इस तरीके से गलती बहुत ज़्यादा होती है, फिर पछतावा सिर्फ होता है। ठीक है ना, सेलेक्ट तो हो जाते हैं, सोच देंगे ठीक है और नंबर अच्छा आ सकता था। ठीक है, मैं कभी अपना OMR तुम लोग को दिखाऊंगा जब थोड़ा पेपर करीब आएगा, ताकि तुम लोग दिमाग में चीज़ें बैठाए रखोगे, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा हूँ। अभी तो पढ़ाई तुम लोग करते रहो सिर्फ, ठीक, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको करते रहो,
बाकी ये सब चीज़ें जब पेपर देने जाना तो दिमाग में बैठा के रखना है इनको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि जिसकी वजह से मेरे 20-30 नंबर और ज़्यादा आ सकते थे, ठीक है, और कम हो गए, बस छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने की हैं, तो तुम लोग को नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। तो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, हमारा जो 3 चैप्टर थे अच्छे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले थे, सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, पी ब्लॉक बचा है, डी ब्लॉक बचा है और एफ ब्लॉक बचा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी जा चुकी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं बस उतना ही पढ़ाऊँ। ठीक है, फर्जी चीज़ें ना पढ़ाऊँ। तुम इतना ही कर लोगे तो तुम्हारे मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन थे, मतलब 8-9 तो मिनिमम है, 9-10 मिनिमम 8 क्वेश्चन मान के चलो, और मैक्सिमम 10-11 ठीक मान के चलो। ठीक है, इतने क्वेश्चंस तो आएंगे यहाँ से, तो खूब अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, और बस 3-4 दिन में हमारा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक डी एफ और एफ तीनों खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दीदी भैया से बच के रहना। ठीक।